हेलो बच्चों, मैं राहुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं राहुल साइंस स्टडी चैनल में। तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में जाना ठोस, द्रव, गैस यानी तीनों अवस्थाओं के बारे में जाना। अब तीनों अवस्थाओं में तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में जानने के लिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बेटा, पदार्थों की तीनों अवस्थाएं यानी कि ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था, यह तीनों अवस्थाएं अंतर परिवर्तनीय होते हैं। यानी कि एक पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में और दूसरी अवस्था से तीसरी अवस्था में और तीसरी अवस्था से पुनः पहली अवस्था में परिवर्तित हो सकता है। जैसे बेटा, हम एक ठोस पदार्थ लेते हैं, यानी कि एक हम बर्फ लेते हैं जो ठोस अवस्था में होता है, जिसका तापमान 0 सेंटीग्रेड होता है। अब हम बर्फ को जब गर्म करते हैं तो बर्फ पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि जल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब हम जल को 100 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो जल भाप बनकर उड़ने लगता है, यानी कि जल वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम गैस अवस्था कहते हैं। इससे बेटा हमें यह ज्ञात होता है कि पदार्थ के तापमान में परिवर्तन होने से उसकी अवस्थाएं भी परिवर्तित हो जाती हैं और जल एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में रह सकता है, ठोस, द्रव, गैस। तो बेटा, इससे हमें यह ज्ञात होता है कि पदार्थ का तापमान परिवर्तन होने से उसकी अवस्थाएं भी परिवर्तित हो जाती हैं। तापमान परिवर्तन का प्रभाव यानी कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। बेटा, पदार्थ पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में जानने के लिए हम एक बीकर लेते हैं और बर्फ़ के कुछ टुकड़े लेते हैं और हम एक स्टैंड लेते हैं। स्टैंड के साथ हम बर्नर भी लेते हैं और एक थर्मामीटर और एक कांच का रॉड लेते हैं। अब बेटा, हम इसे प्रयोगशाला में, इस चित्र के अनुसार हम प्रयोगशाला में इन सभी चीज़ों को इस तरह सेट कर लेते हैं और हम स्टैंड पर बीकर रख लेते हैं और बीकर में हम बर्फ़ के टुकड़े डाल देते हैं और स्टैंड में ये कुछ इस तरह थर्मामीटर को लटका देंगे और थर्मामीटर का ये जो नीचे वाला बल्ब है बर्फ़ से छुआई देना चाहिए। अब नीचे हम बर्नर में आग लगा देते हैं और धीमी आंच पर हम बीकर को गर्म करते हैं। बीकर को गर्म करने पर बर्फ़ पिघलने लगता है। जिस ताप पर बर्फ़ पिघलने लगता है उस ताप को हम कॉपी में नोट कर लेंगे और जब कुछ समय बाद पूरा बर्फ़ पिघलकर जल के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो उस ताप को हम नोट कर लेंगे अपने कॉपी में। ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन को हम अपने कॉपी में नोट कर लेते हैं। अब हम बीकर में कांच की छड़ की सहायता से हिलाते हुए बीकर को गर्म करते हैं जब तक कि जल उबलने न लगे। अब बेटा, हम थर्मामीटर की जो थर्मामीटर होता है उसका ताप हम प्रेक्षित करते रहते हैं, यानी कि ताप को देखते रहते हैं और जब तक कि अधिकतर जल वाष्प के रूप में यानी कि भाप के रूप में परिवर्तित न हो जाए तब तक हम जो है कि थर्मामीटर का टेम्परेचर होता है उसे हम देखते रहेंगे और जल जब पूरी तरह गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उस ताप को हम अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। बेटा, हमने इस प्रयोग में देखा कि जो बर्फ होता है 0 सेंटीग्रेड ताप पर ही पिघलना आरंभ कर देता है और धीरे धीरे ताप बढ़ाने पर बर्फ पूरी तरह जल में परिवर्तित हो जाता है और जल का तापमान 0 सेंटीग्रेड ही रहता है। और जब हम बेटा जल का तापमान जो है बढ़ाते चले जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि जल का तापमान बढ़ना प्रारंभ कर देता है और 100 सेंटीग्रेड ताप पर जल वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि भाप में परिवर्तित होकर उड़ने लगता है। तो इस अवस्था में जल का तापमान 100 सेंटीग्रेड ही रहता है, लेकिन जल वाष्प में बदलता रहता है, यानी कि जो जल होता है धीरे धीरे भाप के रूप में उड़ता रहता है और कुछ समय के बाद पूरी तरह जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। बेटा, हमने देखा कि पदार्थ का तापमान बढ़ाने पर उनकी अवस्थाएं भी परिवर्तित हो जाती हैं, लेकिन बेटा अवस्था परिवर्तित होने के दौरान यह नियत रहता है, यानी कि इनके द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर ठोस अवस्था में 1 किलो वजन है
तो वह द्रव अवस्था में भी 1 किलो रहेगा, यानी कि इसके द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बेटा जब हम किसी पदार्थ को हम गर्म करते हैं और तापमान बढ़ाने पर पदार्थ के कणों के अंदर जो गतिज ऊर्जा होती है वह बढ़ जाती है। अब बेटा जैसे ठोस पदार्थ का जो कण होते हैं वे विराम अवस्था में होते हैं। जब हम बाहरी तापमान यानी बाहरी ताप हम देते हैं पदार्थ को, ऊष्मीय ऊर्जा जब हम देते हैं तो पदार्थ के जो विराम अवस्था कण होते हैं उनके बीच में कंपन होने लगता है और ताप बढ़ाने पर पदार्थों को दी जाने वाली ऊष्मीय ऊर्जा कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है, यानी कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके बीच में जो आकर्षण बल होता है कम कर देता है। यही कारण है कि पदार्थ की अवस्थाएं परिवर्तित हो जाती हैं। बेटा जब एक पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है तो एक निश्चित ताप पर वह एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है। इसी वजह से थर्मामीटर का जो पाठ्यांक होता है निश्चित होता है। पदार्थ के जो कण होते हैं वे अपनी अवस्था को छोड़कर स्वतंत्र रूप से गति करने लगते हैं, इधर उधर मूवमेंट करने लगते हैं। बेटा इस वजह से एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट। बेटा गलनांक की परिभाषा क्या है उसे हम जानते हैं। बेटा जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उसे हम गलनांक कहते हैं, यानी मेल्टिंग पॉइंट। बेटा बर्फ का गलनांक होता है 273.16 केल्विन। बेटा ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया को हम संगलन कहते हैं, यानी फ्यूजन भी कहते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा क्या होता है? बेटा जब हम किसी पदार्थ को गर्म या ठंडा करते हैं तो उनके अंदर लगने वाला आंतरिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा कहलाता है। गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट या प्रसुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा या प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसका कहने का मतलब यह है बेटा कि जब हम बर्फ को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए हम जितनी ऊष्मीय ऊर्जा लगाते हैं, यानी ठोस से द्रव अवस्था में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा लगती है उस ऊष्मीय ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं? बेटा वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे हम क्वथनांक कहते हैं। इसके कहने का यह मतलब है बेटा कि ऐसा ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है क्वथनांक कहलाता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। संघनन कंडेंसेशन या द्रवीकरण लिक्विफैक्शन किसे कहते हैं? बेटा वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ गैस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है संघनन कंडेंसेशन द्रवीकरण लिक्विफैक्शन कहलाता है। द्रव का हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट हिमीकरण फ्रीजिंग किसे कहते हैं? वह तापमान जिस पर पदार्थ की द्रव अवस्था परिवर्तित होकर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है द्रव का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं और इस प्रक्रिया को हम हिमीकरण यानी फ्रीजिंग कहते हैं। ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन होता क्या है बेटा? वह प्रक्रिया जिसमें ठोस अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए उसे हम ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे बेटा अमोनियम क्लोराइड जिसे हम कपूर कहते हैं। कपूर एक ठोस अवस्था में होता है। बेटा जब हम कपूर को गर्म करते हैं तो वह डायरेक्टली गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि वह वाष्प के रूप में उड़ जाता है। इसे हम प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल करके देखते हैं। बेटा हम अमोनियम क्लोराइड का एक टुकड़ा लेते हैं, उसके बाद हम चीनी मिट्टी का एक प्याली लेते हैं, फिर इसके बाद एक हम कांच का कीप लेते हैं और हम रुई लेते हैं, स्टैंड और बर्नर लेते हैं। इन सब की सहायता से हम प्रयोग करके देखते हैं। बेटा हम स्टैंड पर
चीनी मिट्टी का प्याली रखते हैं और चीनी मिट्टी की प्याली में अमोनियम क्लोराइड का टुकड़ा पीस कर रख लेते हैं। अब हम इसके ऊपर कांच के कीप को रखते हैं। अब कीप के ऊपर वाले मुंह में रुई हम डाल देते हैं। अब इसके बाद बर्नर में हम आग लगा देते हैं। आग लगाने पर हम धीरे धीरे गर्म करते हैं। गर्म करने पर हम ध्यान से अमोनियम क्लोराइड को ध्यान से देखते हैं तो वह डायरेक्टली वाष्प के रूप में उड़ने लगता है और वह रुई में जाकर चिपक जाता है। बेटा, हमने इस प्रयोग विधि में देखा कि एक ठोस पदार्थ जिसे हम गर्म करते हैं तो वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। दाब परिवर्तन का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। बेटा, अगर हम किसी पदार्थ पर दाब लगाते हैं तो उस पदार्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे जानने के लिए आइए हम इस चित्र के माध्यम से जानते हैं। हम एक सिलेंडर लेते हैं और उस सिलेंडर में हम गैस के कुछ मात्रा भर देते हैं। अब उस गैस को हम एक पिस्टन की सहायता से दबाते हैं यानी संपीड़ित करते हैं। जब हम इस गैस को हम प्रेशर यानी दबाते हैं यानी संपीड़ित करते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि ये जो गैस होता है द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इससे हमें यह पता चलता है कि गैस को संपीड़ित करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो सकता है। वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। बेटा, क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के कणों का वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे बेटा, कम ताप पर जल का वाष्प में परिवर्तित होना वाष्पीकरण कहलाता है। जैसे जल को खुले स्थान पर रखने पर धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाना, गीले कपड़े का सूख जाना, यह वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। किसी द्रव के वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करने के लिए बच्चों हम पहले एक परख नली लेते हैं और जल लेंगे और चीनी मिट्टी का एक प्याली लेते हैं। हम परख नली में 5 मिलीलीटर जल लेते हैं और चीनी मिट्टी की प्याली में भी 5 मिलीलीटर जल लेते हैं। बेटा, हमने देखा कि जो परख नली में 5 मिलीलीटर जल होता है उसको वाष्पीकरण करने में अधिक दिन लगता है, जबकि चीनी मिट्टी का जो प्याली होता है उसमें जो जल रखा होता है 5 मिलीलीटर वह कम दिनों में ही वाष्पीकरण हो जाता है। इसलिए होता है क्योंकि जो चीनी मिट्टी का प्याली है उसका क्षेत्रफल अधिक होता है, जिसके वजह से जल का वाष्पीकरण जल्दी हो जाता है। जैसे कि परख नली की तुलना में चीनी मिट्टी की प्याली के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होता है, इसलिए चीनी मिट्टी की प्याली से वो जल का वाष्पीकरण अधिक होता है और परख नली की प्याली में जल का वाष्पीकरण कम होता है। इसी तरह बच्चों, अगर हम द्रव का ताप अगर बढ़ाते हैं तो वाष्पीकरण अधिक होता है, क्योंकि द्रव के अंदर जो कण होते हैं उनके कणों के गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है और वाष्पीकरण अधिक होने लगता है। इसी तरह बेटा, तीसरा नंबर पर है, अगर हम वायु की चाल अधिक कर दें तो जल का वाष्पीकरण अधिक होने लगता है। यही वजह है कि गीले कपड़ों को हवा में सुखाने पर जल्दी सूख जाता है। इसी तरह बेटा, चौथे नंबर पर है वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा। बेटा, अगर हवा में जलवाष्प की मात्रा उपस्थित हो तो जल का वाष्पीकरण कम हो जाता है। यही कारण है कि बारिश के दिनों में फैलाए हुए कपड़े सूखने में अधिक समय लगता है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? फूले हुए बर्तन में हम जल को रख देते हैं तो वह निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। यानी बेटा, वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा, जब वाष्पीकरण होता है तो उसमें ऊर्जा कम हो जाती है और उस ऊर्जा को पाने के लिए जो जल होता है उसके कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। इस प्रकार आसपास से ऊर्जा को अवशोषित करने के कारण जो जल होता है शीतल यानी ठंडा हो जाता है। दूसरा नंबर है, एसीटोन को हथेली पर रखने पर ठंडक क्यों लगता है? बेटा, एसीटोन होता क्या है? लड़कियां नेल पॉलिश लगाती हैं, उसको मिटाने के लिए एक केमिकल आता है जिसे एसीटोन कहते हैं। एसीटोन को लगाते ही नाखून पॉलिश मिट जाता है।
अगर हम एसीटोन को अपने हथेली पर रखते हैं तो हमें ठंडक लगता है। ठंडक क्यों लगता है बच्चों? क्योंकि इसका वाष्पीकरण होता है। जब हम एसीटोन को अपने हथेली पर लेते हैं, एसीटोन अपने आसपास के यानी कि हथेली के आसपास के क्षेत्र से ऊर्जा को अवशोषित करता है और ऊर्जा को अवशोषित करने पर एसीटोन का वाष्पीकरण होने लगता है, जिससे हमें हथेली पर ठंडक महसूस होती है। गर्मियों के दिनों में तेज़ धूप पड़ती है तो हमें बहुत अधिक गर्मी महसूस होती है। उस गर्मी को दूर करने के लिए हम देखते हैं कि कुछ लोग अपने आसपास जल का छिड़काव करते हैं। बेटा, जब हम जल का छिड़काव करते हैं तो जल का वाष्पीकरण होता है और वाष्पीकरण होने के नाते जो हमें आसपास जो है ठंडक महसूस होती है। गर्मियों के दिनों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए? बेटा, सूती कपड़े क्योंकि इसलिए पहनना चाहिए कि गर्मियों के दिनों में हमारे शरीर से पसीना अधिक निकलता है, जिसकी वजह से वाष्पीकरण होता है और वाष्पीकरण होने से हमें ठंडक मिलती है। बेटा, वाष्पीकरण का हमारा 5वां उदाहरण है जो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित है। जब हम किसी गिलास में बर्फीले जल को रखते हैं तो उस गिलास के बाहरी परत पर जल के कुछ बूंदे दिखाई देने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेटा, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे जल के संपर्क में आने से उस वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा कम हो जाती है, जिसकी वजह से गिलास के बाहरी परत पर पानी के बूंदे दिखाई देने लगते हैं। अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि गर्मियों के दिनों में मिट्टी के घड़ों में पानी रखने से पानी ठंडा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? बेटा, ऐसा इसलिए होता है, जो मिट्टी का घड़ा होता है उनमें अनंत छिद्र होते हैं, यानी ढेर सारे छिद्र पाए जाते हैं और उस छिद्र से जल रिस रिस कर बाहर निकलता है, जिसकी वजह से जल का वाष्पीकरण होता है और इस प्रक्रिया से जल आवश्यक ऊष्मा घड़े के अंदर जल से ही प्राप्त कर लेता है और जल ठंडा हो जाता है। बेटा, गर्मियों के दिनों में कूलर अधिक ठंडा हवा क्यों देता है? बेटा, हमने अपने दैनिक जीवन में देखा है कि जब गर्मियों में हम कूलर को चलाते हैं अपने घरों में तो वह अधिक ठंडा हवा देता है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में जो वायु होता है उसका तापमान अधिक होता है और वायु का तापमान अधिक होने से कूलर में उपस्थित जो जल होता है उसका भी तापमान अधिक हो जाता है और जल का तापमान अधिक होने से जल का जो है कि अधिक तेज़ी से वाष्पीकरण होता है और जल का अधिक तेज़ी से वाष्पीकरण होने की वजह से जो जल होता है वातावरण से ऊष्मा लेता है और ऊष्मा लेने से जो है कि कूलर में उपस्थित पलरों पर जो घास लगा होता है उस घास पर जब जल गिरता है तो जल का तेज़ी से वाष्पीकरण हो जाता है और जल का तेज़ी से वाष्पीकरण होने से उसे ठंडा कर देता है और जब वह ठंडा हो जाता है तो कूलर से निकली हुई हवा भी ठंडी हो जाती है और उस ठंडी हवा से हमारा घर भी ठंडा हो जाता है। तो यही कारण है कि कूलर का जो हवा होता है गर्मियों में ठंडा हो जाता है। बेटा, हमने अपने दैनिक जीवन में किया होगा या फिर देखा होगा कि जब हम गर्म चाय को फूंक मारते हैं तो चाय पीने योग्य हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा, जब हम गर्म चाय में फूंक मारते हैं तो चाय का वाष्पीकरण अधिक होता है और चाय का वाष्पीकरण अधिक होने से चाय ठंडी हो जाती है और चाय आसानी से पीने योग्य हो जाता है। ठीक इसी प्रकार बच्चों जो कुत्ता होता है गर्मियों के दिनों में वह अपनी जीभ बाहर करके हाँफता है। जब कुत्ता जीभ बाहर करके हाँफता है तो उसके जीभ पर वाष्पीकरण होता है और उस वाष्पीकरण से कुत्ते को ठंडक महसूस होती है। यही वजह है जो कुत्ता गर्मियों में जीभ बाहर निकालकर हाँफता है। इसी तरह बच्चों हमारा आज का पहला अध्याय खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे अध्याय के साथ। वीडियो बेटा अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए बाय बाय।